नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में निवेश के मामले में ब्रॉडर कैटेगरीज फंड में अभी भी मिड और स्मॉल कैप फंड आगे हैं। पिछले एक साल में इन दो कैटेगरीज में सबसे ज्यादा निवेश आया। क्या अब आगे मिड और स्मॉल कैप में और निवेश के मौके बाकी हैं? लार्ज कैप फंड में निवेश को लेकर अब आपकी प्लानिंग क्या रहे? कहां पर है मुनाफे के मौके? इसी पर रहने वाली है आज हमारी खास चर्चा। दो बेहद ही खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर हमारे साथ हैं और मिराई एसेट म्यूचुअल फंड में सीनियर फंड मैनेजर वरुण गोयल, ये भी हमारे साथ शो में हो चुके हैं शामिल। विश्वजीत जी और वरुण जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत ही अच्छे टाइम पर हम आप दोनों एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। हमने बाजार में एक बड़े करेक्शन का दौर देखा, कुछ संभलता हुआ बाजार अब जरूर नजर आ रहा है, लेकिन बीता हुआ साल इन तमाम उथल पुथल के बीच म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बेहतरीन रहा है। और वरुण जी, इस पर मैं सबसे पहले आपका टेक लेना चाहूंगी। आपने क्योंकि एज अ फंड मैनेजर बाजार को देखा, परखा, कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है वहां पर पैसे लगाए और इन्वेस्टर्स को भरोसा था तभी उन्होंने भर भर के पैसे डाले भी म्यूचुअल फंड में। और एसआईपी का आप इन्वेस्टमेंट ही देख लीजिए ना, 26,000 करोड़ के पार पहुंच गया। इट्स अ माइलस्टोन। तो आपकी नज़र में ये जो वॉलेटिलिटी के बीच में म्यूचुअल फंड जो एक विनर बनकर उभरा है, उसके बड़े कारण क्या रहे हैं? देखिए, पिछले 10 साल में सबसे बड़ा जो चेंज है वो गवर्नमेंट में 2015 में एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क आरबीआई में इंट्रोड्यूस किया था। इसका नतीजा ये है कि पिछले 9-10 साल में इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहा है और उसका सबसे बड़ा जो रिजल्ट है वो ये है कि लोग फिजिकल सेविंग्स से फाइनेंशियल सेविंग्स की तरफ मूव करे हैं। इसका मतलब कि जैसे आपका रियल एस्टेट और गोल्ड की तरफ झुकाव कम हुआ है और इक्विटी सेविंग्स की तरफ झुकाव लोगों का बढ़ा है। पिछले 9-10 साल में हमने देखा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री करीब 10 गुना ग्रोथ देखने को मिला है और हमें लगता है जर्नी अगले अगले 10-15-20 साल चलेगा। अभी सिर्फ 5 से 6% लोग इंडिया में हैं जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टर्स को लगेगा कि रिस्क रिटर्न एडजस्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, तो मुझे लगता है और लोग इसमें जुड़ेंगे। बाजार में जरूर वोलेटिलिटी बनी हुई है, हमेशा हर 4-5 साल के बाद एक 15-20% का करेक्शन आता है जो बाजार में एंट्री का मौका देता है। तो हमें लगता है ये साल 2025 का जो साल है ये मेहनत करने का साल है, अच्छा पोर्टफोलियो बनाने का साल है, जिसका फल आपको अगले 2-3-5 साल में मिलेगा। एब्सोल्युटली। तो जो इन्वेस्टर्स का रेजिलियंस है वो इस अनिश्चित बाजार में भी देखने को मिला है और जो नंबर्स हैं, आंकड़े हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, ये हमने देखा। अगर हम 2024 की बात करें, अगर जो ब्रॉडर कैटेगरीज हैं, हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की ही बात कर लें, मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी ने तो कमाल ही कर दिया। लार्ज कैप ने फर्स्ट हाफ में 2024 के पहले 6 महीनों में थोड़ा सुस्त वो चाल चल रहा था। फिर सेकेंड हाफ में हमने देखा एक फिर से कम बैक वाली सिचुएशन में आते हुए हमने लार्ज कैप को देखा। हालांकि नॉट येट पूरी तरह से, कहते हैं ना कि बैक विद अ बैंग, नहीं देखा हमने, बट डेफिनेटली मिड और स्मॉल कैप काफ़ी एक अच्छे स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। मैं विश्वजीत जी आपसे समझना चाहूँगी क्या वजह है, मैं लार्ज कैप से ही शुरुआत करूँ, कि जो एक हमने एक लैक लस्टर परफॉर्मेंस देखा था लार्ज कैप में, वो पूरी तरह अभी वापस नहीं आ पाया है। इन्वेस्टर शायद लार्ज कैप की जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो अलग अलग फंड्स में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का जो एक्सपोजर है वो अलग ढंग से लेने की शायद कोशिश कर रहे हैं। जी, बिल्कुल स्वाति जी, देखिए इन्वेस्टर्स नॉर्मली रिटर्न्स को चेज़ करते हैं। अगर हम पिछले 2 साल का ट्रेंड देखें तो मिड कैप, स्मॉल कैप में बहुत अच्छी रिटर्न्स देखने को मिली हैं, वहीं लार्ज कैप में मॉडरेटेड रिटर्न्स देखने को मिली हैं। पर अगर हम शुरुआत के दौर का देखें 2025 में भी, तो क्योंकि एफआईआईज़ ने काफ़ी हद तक सेलिंग करी है और ज़्यादातर एफआईआईज़ लार्ज कैप में ही निवेश करते हैं, इसलिए आपको वो वाले रिटर्न्स देखने को शायद अभी नहीं मिले हैं। बट मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में अगर हम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से देखें तो मिड कैप, स्मॉल कैप अभी थोड़ा-सा ओवर वैल्यूड लग रहे हैं, एक्सपेंसिव लग रहे हैं। वहीं लार्ज कैप काफ़ी हद तक फेयर वैल्यूड लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये साल जो है लार्ज कैप के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो ये टॉप 100 कंपनीज़ हैं जो सॉलिड हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहने वाली है। दूसरा, क्योंकि फेयर वैल्यूड है और जो गिरावट आनी थी वो काफ़ी हद तक आ चुकी है, तो वहीं पे यहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं।
लेकिन उसका सबसे इम्पोर्टेंट देखें तो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो देखें, तो लार्ज कैप में रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी कम है, वहीं मिड कैप, स्मॉल कैप में रिस्क थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप इस साल अट्रैक्टिव रहने वाले हैं और ओवरऑल पोर्टफोलियो में भी चाहे आप एग्रेसिव निवेशक हैं, चाहे आप कंजर्वेटिव निवेशक हैं, अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो 50 से 60% कम से कम आपका पोर्टफोलियो में लार्ज कैप होना चाहिए, चाहे वो फ्लेक्सी कैप के रूप में हो, चाहे वो लार्जर मिड कैप के रूप में हो या फिर किसी हाइब्रिड फंड कैटेगरी के रूप में हो। बट ब्रॉडली लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे सकता है, रिस्क को कम कर सकता है और आने वाले टाइम में पोटेंशियली अच्छे रिटर्न्स भी डिलीवर कर सकता है। और विश्वजीत जी, इसी में अगर आप ऐड करना चाहेंगे, कौन से लार्ज कैप फंड्स आपने स्टडी किए हैं जो आपको लग रहा है कि हाँ, दे हैव बीन वेरी गुड पिछले कुछ टाइम से? जी, बिल्कुल स्वाति जी, अगर हम लार्ज कैप फंड्स की देखें तो एवरग्रीन फंड्स हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो है निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड। तो ये तो हैं एक्टिव फंड्स जहाँ पे फंड मैनेजर का रोल रहता है और इन्होंने अल्फा जनरेट किया है ओवर द लॉन्ग टर्म। बट वहीं पर भी अगर आप एक लार्ज कैप का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप पैसिव फंड्स भी ले सकते हैं जिसमें कि निफ्टी 50 जैसे फंड्स या निफ्टी नेक्स्ट 50 जैसे फंड्स को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो आपको दोनों ही कैटेगरीज में एक्टिव और पैसिव में आपको ये अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है। ओके, नाउ मैं वरुण आपके पास आऊंगी और ज़रा समझना ज़रूरी है कि आपको अमंग ऑल द कैटेगरीज इन इक्विटी कौन सी वो कैटेगरी डार्क हॉर्स लग रही है? कहाँ पर अभी लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट के मौके ज़रूर है लेकिन शायद वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया यहाँ पर, या फिर वो 2025 का एक तरीके से एक शाइनिंग स्टार बन के उभर सकती है? देखिए, अगर आप बाजार की फिर 15, 20, 25 साल की हिस्ट्री देखें तो जो स्मॉल कैप स्पेस है, ये जो हमारे स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप 250 इंडाइस हैं, ये 20 साल से एग्जिस्ट करते हैं और करीब 17% कंपाउंडिंग हमें एक इंडेक्स लेवल पे देखने को मिली है। तो जो वेल्थ क्रिएशन का जहां तक पर्सपेक्टिव है, अगर आप 5 साल, 15 साल, 10 साल का व्यू लेंगे, अगर आप इन्वेस्टमेंट अपना रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, घर खरीदने के लिए जो आप इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसे की आपको अगले 1, 2, 3 साल तक जरूरत नहीं है, वो पैसे का एलोकेशन हमें लगता है स्मॉल कैप में मिलना चाहिए। 2016, 17, 18 में बहुत अच्छी स्मॉल मिड कैप में रैली थी, फिर उसके बाद 1, 1.5 साल का करेक्शन था। अगर आप देखिए 2019 से 2024 का टाइम बहुत अच्छा रहा स्मॉल और मिड कैप के लिए, और अब लगभग 1 साल का टाइम है जब मार्केट पिछले साल जनवरी फरवरी में 22-23 हजार निफ्टी के लेवल पे था, अब हम फिर वो लेवल पे आ गए और अगले 3-4 महीने में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी और रह सकती है। लेकिन हमें लगता है कि अगर हम इस साल अच्छे स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करें तो अगले 4-5 साल में उसका अच्छा एक रिटर्न हमको देखने को मिलेगा। तो हमारे व्यू में जो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, जिसकी इन्वेस्टर को अगले 1, 2, 3 साल तक जरूरत नहीं है, उसका एक अच्छा प्रोपोर्शन, एक अच्छा एलोकेशन स्मॉल कैप स्पेस में जा सकता है। एब्सोल्युटली। और हमने 2024 में जो एक परफॉर्मेंस भी देखी है स्मॉल कैप की, लगभग 30-34 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो निवेश है आता हुआ हमने देखा। आंकड़े के ज़रिए हम आपको दिखाएंगे भी। इक्विटी म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप का जो पूरा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो लगभग 9% का रहा है, विच इज़ नॉट बैड। तो और दिसंबर में सबसे ज़्यादा लगभग 4600 करोड़ का जो इनफ्लो है वो हमने सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप में ही आते हुए देखा है। मैं विश्वजीत जी एक छोटा सा रिएक्शन आपसे भी लेना चाहूँगी। स्मॉल कैप, हमने लार्ज और मिड कैप का आपने जिक्र किया, स्मॉल कैप यहाँ पर अभी एक कंट्रोल एक्सपोजर के साथ इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि एक टाइम पर हमने देखा था कि हर कोई स्मॉल कैप ही गा रहा था, लेकिन फिर जब करेक्शन का दौर आया तो लोगों को लगा कि भाई ये क्या हो गया। पर अभी एक कंट्रोल एक्सपोजर इज अ गुड वे टू अप्रोच स्मॉल कैप। बिल्कुल स्वाति जी, देखिए अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है, अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, 5 से 7 साल का टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं, ऐसा ना समझें कि आज लगाया तो 1 साल में वैसे ही रिटर्न आए जैसे 2024 में आए थे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो मिड कैप, स्मॉल कैप ने लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप को बीट किया है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप, स्मॉल कैप भी होना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी बेस्ट स्ट्रैटेजी जो रहेगी वो मल्टी कैप रहेगी, जहाँ पे आपको फंड मैनेजर के पास एक डिस्क्रिशन है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर ले सकता है और मिनिमम 25% तो होता ही है। तो वहां पर भी आपको मिड कैप, स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल सकता है। और आपको ये देखना है कि आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है।
क्या आप 10% अगर आपका पोर्टफोलियो गिर जाता है स्मॉल कैप में, तो आप आराम से सो सकते हैं रात को, तो बिल्कुल स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको एक्सपोज़र लेना चाहिए। अदरवाइज़ आप कोशिश करें मल्टी कैप स्ट्रैटेजी से जा सकते हैं, जहाँ पे फंड मैनेजर के पास एक अच्छा खासा चुनाव करने का तरीका है और वो प्योर मिड कैप, स्मॉल कैप से आप बच सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको 80% स्मॉल कैप लेना पड़ेगा। लेकिन मल्टी कैप में फंड मैनेजर चूज़ कर सकता है, उनको ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि ज़्यादातर पोर्टफोलियो स्मॉल कैप या मिड कैप ही हो, क्योंकि बिल्कुल बैलेंस्ड है, 25% लार्ज कैप, 25 मिड कैप और 25 स्मॉल कैप। तो मेरे हिसाब से मल्टी कैप बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी ऐसे इस टाइप के मार्केट सिनेरियो में, बजाय इसके कि आप प्योर मिड कैप और स्मॉल कैप में जाएँ। लेकिन अगर आप निवेशित हैं, तो बिल्कुल आप उसमें निवेशित रहें, अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखें, बिल्कुल स्टॉप ना करें, क्योंकि यही वो समय है जब आप ज़्यादा यूनिट्स खरीद रहे हैं और एक्विजिशन स्ट्रैटेजी है, आने वाले समय में आपको वहाँ पे अच्छे रिटर्न्स देखने को अवश्य मिलेंगे। एब्सोल्युटली। और वरुण, आप एक ऐसे ही फंड को मैनेज भी कर रहे हैं, स्मॉल कैप फंड जिसकी पेशकश की है आपने। अ, क्या आप अपॉर्चुनिटीज अब देख रहे हैं आने वाले टाइम में? एक इन्वेस्टर को स्मॉल कैप की पोजीशनिंग अभी एट दिस मोमेंट अपने पोर्टफोलियो में कैसे रखनी चाहिए? और हम यूजुअली कहते हैं कि स्मॉल कैप थोड़ा वॉलेटाइल हैं। आपको एक अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो लॉन्गर टर्म के लिए रखें, पर थोड़ा सा एक सोच समझ के अपने विवेक बुद्धि के साथ जरा बताएंगे थोड़ा आपका व्यू पॉइंट क्या है, आपने कैसी रिसर्च की है इस पर? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो मैं आपके दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि पिछले 5 से 6 साल में स्मॉल कैप की डेफिनेशन अपने आप में बहुत बड़ा चेंज आया है। 2019 में जो हमारी 101st टू 250 कंपनी, जिसको मिड कैप हम कहते हैं, उसका रेंज 9,000 से 27,000 करोड़ था मार्केट कैप के टर्म्स में। आज अगर हम 2025 में बात करें तो ये स्मॉल कैप का यूनिवर्स हो गया। तो पिछले 5-6 साल में इतना ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है कि जो मिड कैप था पिछले 10 साल का, वो आज स्मॉल कैप है। आज स्मॉल कैप कंपनीज की शुरुआत 500 कंपनी 10,000 करोड़ मार्केट कैप, और जो 251st कंपनी उसकी 32,000 करोड़ मार्केट कैप। तो ये आपका एक रेंज हो गया है। तो हमको अपना जो रिस्क का परसेप्शन है स्मॉल कैप का, वो भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनियां अपने आप में बहुत बड़ी हो गई। कई सारी कंपनीज हैं स्मॉल कैप स्पेस में जो अपने एरिया की चैंपियन कंपनी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इन देयर ओन सेक्टर, बट वो सेक्टर थोड़ा सा कंपेयर टू अदर सेक्टर्स छोटा है। तो जैसे जैसे भारतीय इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, जैसे जैसे कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रही है, और उसी तरह स्मॉल कैप स्पेस भी उस ग्रोथ में साझेदार है। और उसी तरह हम देख रहे हैं कि आज ये कंपनीज जो हैं, कई कंपनीज 20 साल, 20, 50, 100 साल से एग्जिस्ट कर रही हैं। 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ की रेवेन्यूज है, 500 करोड़, 1,000 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अब ये कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर कंपनीज हैं एज कंपेयर टू जो 5 साल पहले का टाइम था। तो हमारा जो वोलेटिलिटी और रिस्क का परसेप्शन है, वो जरूर वोलेटाइल है, रिस्क है, लेकिन शायद इतना नहीं है जितना 5 से 7 साल पहले हुआ करता था। दूसरी चीज, जो सबसे ज्यादा ग्रोथ के मौके हैं, जो फास्टर ग्रोइंग पार्ट्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, चाहे वो फाइनेंशियल सेविंग्स की थीम है, चाहे एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग है फार्मा में, चाहे वो केमिकल स्पेस है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो हमारा पूरा ट्रांजिशन है इंटरनल कंबस्शन इंजन टू बैटरी केमिकल्स, कैपिटल गुड्स और रियल एस्टेट जो 10 साल तक बिल्कुल शांत थे, उसमें ग्रोथ आ रही है। तो कई सारे जो फास्टर ग्रोइंग पार्ट्स हैं इकोनॉमी के, वो आपको स्मॉल कैप में कहीं ज्यादा प्रोपोर्शन में मिलते हैं। तो जैसे निफ्टी का 30 साल का अर्निंग ग्रोथ 11-12% है, हमें ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप इंडेक्स में जो कंपनीज है उनका अर्निंग्स ग्रोथ 15 से 20% तक हो सकता है अगले 3-4-5 साल में। और इसलिए हमें लगता है इसमें निवेश करना का एक अच्छा मौका आज अवेलेबल है। बिल्कुल, तो स्मॉल कैप में निवेश के अच्छे मौके हैं आपके लिए। एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और कैटेगरीज पर बात करेंगे, कौन से फंड्स में हम इन्वेस्ट करें, हमारे एक्सपर्ट से उस पर भी राय लेंगे। थोड़ी देर में लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो कहां पर है मुनाफे के मौके, हम बात कर रहे हैं हमारे दो खास एक्सपर्ट से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्मॉल, मिड, लार्ज कैप कहां पर आप भी पैसे लगाएं। मेरा एसेट म्यूचुअल फंड से वरुण गोयल हमारे साथ है, विश्वजीत पराशर से हम खास बातचीत कर रहे हैं। विश्वजीत जी, अभी एक एलोकेशन के तौर पर हम अगर किसी एक इन्वेस्टर के लिए समझे बिटवीन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप, एक आइडियल एलोकेशन आपको कैसा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? देखिए स्वाति जी, डिपेंड करता है कि निवेशक किस तरीके का जोखिम उठा सकता है। अगर वो एग्रेसिव निवेशक है
तो 60% लार्ज कैप, 20% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप का एलोकेशन बनाया जा सकता है। लेकिन वहीं पर अगर मॉडरेट है या बहुत ही कंजर्वेटिव है, तो यही लार्ज कैप का स्पेस थोड़ा-सा बढ़ जाता है, 70-80% तक जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि निवेशक कितना रिस्क उठा सकता है, उसी हिसाब से एलोकेशन होना चाहिए। बट अगर कंजर्वेटिव निवेशक भी है, तो भी 80% तक, 75-80% तक लार्ज कैप जा सकता है। बाकी 10-10% मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोज़र लिया जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में मिड कैप, स्मॉल कैप में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन समय के लिए, इस समय के हिसाब से, मेरे हिसाब से लार्ज कैप का एक्सपोज़र बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने कितना रिस्क उठा सकते हैं, उसी हिसाब से अपना लार्ज कैप का एक्सपोज़र बढ़ाएँ और घटाएँ। ओके। मैं यहाँ पर वरुण आपसे जानना चाहती हूँ, अभी एक इन नए इन्वेस्टर के लिए सेम क्वेश्चन आपके लिए, एक नया इन्वेस्टर जो बाजार में आ रहा है, उनके लिए एक आइडियल पोर्टफोलियो एलोकेशन टर्म्स ऑफ लार्ज, मिड और स्मॉल कैप क्या रहे? अब क्योंकि हम बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ऐसा देखते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा पैसे बन रहे हैं वहाँ ज़्यादा पैसे डाल देते हैं और उसमें कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो आपकी राय, एडवाइस नए इन्वेस्टर्स के लिए क्या रहेगी? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि एसेट एलोकेशन किया जाए, सिर्फ एक प्रोडक्ट, एक कैटेगराइजेशन में सारे पैसे ना इन्वेस्ट किए जाए। आई थिंक सबसे जरूरी चीज है कि टाइम होराइजन क्या है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपका कुछ ऐसा गोल है, ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए आपको साल, 2 साल, 3 साल में पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आप लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज में इन्वेस्ट करें। वो पैसा जो आपको क्या कहते हैं, अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए आप सेव कर रहे हैं, उसमें स्मॉल और मिड कैप का एक्सपोजर काफी अच्छा रहता है, क्योंकि हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग वहां अच्छी देखने को मिलती है। तो हम स्मॉल कैप फंड भी जो हम लॉन्च कर रहे हैं, अगर आप मेरे से पूछें क्या ये साल बहुत अच्छा पैसा बनेगा स्मॉल कैप में, तो मैं बोलूंगा कि बहुत मुश्किल है कहना। लेकिन अगर आप 4, 5, 8, 10 साल, 15 साल का व्यू लेंगे, तो मैं जरूर ये कहूंगा कि उस टाइम होराइजन के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा रहेगा। एब्सोल्युटली। कुछ फंड्स आपकी तरफ से विश्वजीत जी, ओवरऑल अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें, आपने लार्ज कैप में कुछ बताया था रिकमेंडेशंस, पर आपने स्टडी किए हैं कुछ और स्पेस ऐसे जहां पर अभी इन्वेस्टर्स के लिए मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं? जी, बिल्कुल। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि इस साल हाइब्रिड कैटेगरी भी काफ़ी पॉपुलर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जैसा अभी वरुण बोल रहे थे कि एक एसेट एलोकेशन होना बहुत ज़रूरी है पोर्टफोलियो में। तो आपका इक्विटी, डेट और गोल्ड में कितना एक्सपोज़र होना चाहिए, वो भी डिपेंड करता है। और 91% आपके पोर्टफोलियो का सक्सेस डिपेंड करता है कि आपका एसेट एलोकेशन कैसा है। तो मेरे हिसाब से ये जो हाइब्रिड कैटेगरी है, ये भी काफ़ी पॉपुलर हो सकती है इस वर्ष। अगर हम देखें तो बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी है, जहाँ पे मैंने देखा है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड और आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड ने काफी अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। और यहाँ पे फंड मैनेजर के पास एक डिस्क्रिशन है कि अगर उनको लगता है कि बाजार अच्छा जाएगा तो वो इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। वहीं पर अगर उनको लगता है कि बाजार महंगा है तो डेट की तरफ एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं और रिस्क जो है वो काफी कम हो जाता है। इसी तरीके से इक्विटी सेविंग फंड्स कैटेगरी है, जहाँ पे मेरा ही एसेट इक्विटी सेविंग फंड भी बहुत अच्छा फंड है, काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम एफडी के रिटर्न्स कंपेयर करें और यहाँ पे आपको इक्विटी का टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। तो आपको देखना है कि कौन-सा आपका एसेट एलोकेशन कैसा है, उसके हिसाब से ही आपको अपनी कैटेगरी का चुनाव करना है। वहीं पर मेरे को ऐसा लगता है कि मल्टी एसेट फंड कैटेगरी भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे आपको एटलीस्ट 3 एसेट क्लासेस का एक्सपोज़र मिलता है। इक्विटी, डेट, गोल्ड या कभी-कभी 4 एसेट क्लासेस भी मिलते हैं। तो यहाँ पे और इन एसेट क्लासेस का आपस में कोरिलेशन जो है काफ़ी कम होता है। तो अगर इक्विटी बाजार अच्छा नहीं चल रहा है, तो गोल्ड और दूसरे एसेट क्लास से आपको रिटर्न बन सकते हैं। तो ये आपके लिए एक रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से रिस्क भी कम हो जाता है और आपको एक ठीक-ठाक रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हाइब्रिड कैटेगरी को ज़रूर कंसीडर किया जा सकता है। और अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो देखें तो लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आपका एसेट एलोकेशन सही है, तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। 1 साल के लिए नज़रिया ना रखें, कम से कम 5-6 साल का नज़रिया रखें, तभी आपको मुनाफ़ा देखने को मिल सकता है। ओके, तो अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप लॉन्गर टर्म का होराइजन देखें। वरुण से भी जब बात हुई, उन्होंने यही कहा कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप किस तरीके के इन्वेस्टर हैं, उस हिसाब से आप अपने कैटेगरी में इन्वेस्ट कीजिए। स्मॉल कैप में निवेश के मौके हैं,
मिड कैप है, लार्ज कैप में भी पैसे बन सकते हैं। ऑल डिपेंड्स कि आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है और आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। थोड़ा सा रिसर्च करके सोच समझ के आप इन्वेस्ट कीजिए। बाकी वरुण और विश्वजीत जी ने हमको बताया कि क्या तरीके हैं अभी और कहां पर इन्वेस्टमेंट के मौके हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए जी बिजनेस।